नमस्कार। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश सिहाग आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं सिहाग सर SGC के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार सभी को, राधे राधे, गुड इवनिंग। माफ़ी चाहता हूं थोड़ा सा विलंब से पहुंचे आज की क्लास में। बिल्कुल, विक्रम जी, ट्रम्प, प्रीतम सिंह जी, सभी को नमस्कार। जिद्दी जाट, रोहित सुतार, किरण, काव्या, कालिया जी, सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, राधे राधे। रमन कुमार जी, तो जल्दी से आज की क्लास में बता दीजिए कल हमारी क्या चर्चा चल रही थी। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बाल विकास टॉपिक हमारा चल रहा था। जल्दी से बताओ कल अपन क्या पढ़ रहे थे। आगे की चीजें पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, है ना। बाल विकास, तो देखिए आज अपन जितना पढ़ लेंगे उसकी कल MCQ की क्लास लेकर आ जाएंगे, है ना। जितना आज पढ़ लेंगे, मतलब आज तक अपन ने पढ़ा है जो पिछली 3 क्लासों में, ये हमारा बाल विकास का तीसरा पार्ट है। बिल्कुल, नमस्कार जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार सभी बच्चे जो है आज की क्लास को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल जी, नमस्कार, राधे राधे। जय श्री श्याम, अमित स्वामी जी, राम राम सभी को, गुड इवनिंग। तो बता दीजिए पहले तो कल की चर्चा बता दीजिए, कहां तक चल रहा था अपना मामला, क्या पढ़ रहे थे अपन, बताइए भाई सभी बच्चे। कालिया जी, थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल बेटा, यहां तक जितना पढ़ लिया ना उसके अपन MCQ लेकर आ जाएंगे कल की क्लास में। बिल्कुल, क्योंकि लगभग अपन ने इतना पढ़ लिया कि अच्छे अच्छे MCQ जो हैं उस चैप्टर के अब तक बन सकते हैं। तो जल्दी से सभी साथियों तक हमारी क्लास को पहुंचा दिया जाए। कालिया जी कह रहे हैं ट्रम्प महाराज आ गया। अब मेरे को जल्दी से बता दो कल क्या चर्चा चल रही थी, कल लास्ट में अपन क्या पढ़ रहे थे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, ताकि मेरे को पता चले कि कल वाले कौन कौन अब तक जुड़े हैं जागरूक विद्यार्थी। जल्दी से बताओ बेटा, कल लास्टली अपन क्या पढ़ रहे थे, विकास के नियम पढ़ लिए थे। अनिता राठौड़ जी कह रही है विकास के नियम पढ़ लिए थे। विकास के नियम का मतलब विकास के सामान्य नियम पढ़ लिए थे। इसका मतलब वृद्धि, अभिवृद्धि और विकास, इसका अंतर भी देख लिया होगा और विकास के सामान्य नियम भी देख लिए होंगे बेटा, ठीक है ना। यही थी, ओके बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बाल विकास आज अपन पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं। अब बाल विकास में जो सबसे पहली हेडिंग हमारी बनेगी वह बनेगी विकास को प्रभावित करने वाले घटक। विकास को प्रभावित करने वाले घटक, वह कौन कौन से घटक होते हैं जो विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले घटक, ये आपको ध्यान रखने हैं कि वह कौन से घटक हैं जो विकास को क्या करते हैं बेटा, सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे। विक्रम, करण, भादु, सभी को नमस्कार। कालिया जी, गुल्लू, मुकुद, चौहान, अनिता, किरण, काव्य, कन्नू, भादु, विजय लक्ष्मी, आ जाओ बेटा, आ जाइए। बिल्कुल जी, नमस्कार। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह करेंगे कि साहब कौन कौन से घटक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से प्रमुख घटक हैं, 2 प्रमुख घटक आपसे पूछ लिए जाए तो आपको दोनों याद रखने हैं। एक तो वंशक्रम, वंशानुक्रम, आनुवंशिकता, एक ही नाम है, चाहे वंशानुक्रम बोल दे, चाहे वंशक्रम बोल दे, चाहे आनुवंशिकता बोल दे, आनुवंशिकता, ठीक है ना। और इंग्लिश में बोलें तो हेरिडिटी। ये क्या करती है, विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है। ऐसे ही मेरे बच्चों एक और प्रमुख घटक है जिसको आप वातावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वातावरण बोलते हैं। अब वातावरण और वंशक्रम, वंशक्रम तो आप सभी जानते हैं कि जो आपने अपने माता पिता से, दादा दादी से या पिछली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों से घटते हुए क्रम में जो विशेषताएं, जो गुण, जो लक्षण, जो तत्व प्राप्त किए हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा, हेरिडिटी है। जो आपने अपनी पिछली पीढ़ियों से प्राप्त किए हैं वो सारे के सारे क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रीतम कह रहे हैं दक्षिण हस्त वाम हस्त कल बता दिया था। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अगर ये चीजें बता दी थी, समझ में आई क्या, बता तो दी थी, समझ में आई क्या सभी, बताओ। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एक तो ध्यान रखना है वंशक्रम, और एक क्या याद रखना है बेटा, वातावरण। यानी बालक के विकास को वातावरण भी क्या करता है, प्रभावित करता है। सर कौन कौन सा वातावरण होता है, तो वातावरण क्या होता है, तो सुनना, जो आपने दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी और पिछली पीढ़ियों से घटते क्रम में प्राप्त किया वह वंशक्रम है। वह क्या है बेटा, वंशक्रम है। वो सारे तत्व, वो सारी विशेषताएं, वो सारे लक्षण वंशक्रम है। लेकिन इनके अलावा जो कुछ बच गया वो सब क्या है, वातावरण है। यानी वंशक्रम के अलावा जो कुछ बचेगा वह क्या है, वातावरण है। क्लियर होगी ना बात सभी को। तो ध्यान रखना, वातावरण में आपको कौन कौन से वातावरण याद रखने हैं। तो एक तो हम जिस परिवार में पैदा हुए हैं वह है सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। तो ऐसा भी क्या बनता है बेटा, एक वातावरण बनता है, ठीक है ना।
प्रमुख वातावरण कौन सा होता है? वातावरणों के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित करता है? तो ये दो प्रभावित करते हैं, एक तो पारिवारिक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण और एक आपका विद्यालय वातावरण। कैसा वातावरण? विद्यालय। और कौन सा वातावरण हो सकता है? याद रखना, भौगोलिक वातावरण, कि आप किस क्षेत्र के अंदर पैदा हुए हैं वह भी आपके विकास को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। मान के चलो आप राजस्थान के हैं, तो राजस्थान है तो राजस्थान मैदानी मरुस्थली प्रदेश मान लिया, तो साहब यहाँ पर पैदा होने वाले जो लोग हैं उनकी लंबाई आपको ज्यादा दिखेगी, उनकी टांगे ज्यादा लंबी दिखेगी। वहीं पर अगर आप चले जाओ उत्तराखंड, आप चले जाओ हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आपको अपेक्षाकृत हाइट कम मिलेगी और उनकी टांगे आपसे ज्यादा मजबूत और आपकी टांगों से थोड़ी छोटी टांगे मिलेगी। तो भौगोलिक वातावरण, चूंकि आप भारत के अंदर रह रहे हैं तो आपका गेहुआ रंग है, यहीं आप कैरिबियन कंट्रीज में होते तो आप थोड़े सांवले या काले रंग के होते, आप कह सकते हैं श्वेत रंग के होते। तो आपका भौगोलिक वातावरण भी आपको क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। आपके घर का, आपके आसपास का मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा है, मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा है, यह भी आपके विकास को क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। आपके आसपास कम्युनिकेशन, जनसंचार के क्या साधन हैं? मनोवैज्ञानिक वातावरण का क्या मतलब हुआ? सुनना बेटा, मनोवैज्ञानिक वातावरण का मतलब हुआ कि आपके आसपास कितने सकारात्मक लोग रहते हैं। आपने कोई काम करने की सोची कि मैं ये करूंगा और सामने 5-6 लोग आके आपको कह दे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब आपके आसपास एक नकारात्मकता का मनोवैज्ञानिक वातावरण है। वहीं पर आपको निरंतर हौसला बढ़ाने वाले लोग, यस आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे, हमें आपके ऊपर विश्वास है। अगर इस तरीके की बातें आप लोगों से करी जाएगी तो निश्चित तौर पर वह एक सकारात्मक वातावरण। कैसा वातावरण है बेटा? सकारात्मक वातावरण। बताओ क्लियर है कि यहां तक? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो फालतू बातें तो करो मत बेटा यहां पे, है ना, आराम से बस पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, जो बच्चा जिस उद्देश्य से आया है वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर यहां से जाएगा जाएगा। जो बच्चा पढ़ने के उद्देश्य से आया निश्चित तौर पर वहीं यहां से कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेकर जाएगा। हाँ जी, राम राम। बिल्कुल जी, राधे राधे सभी को। तो क्लास को बेटा एक बार शेयर वगैरह कर दिया करो तुम लोग, है ना, बिल्कुल शेयर किया करो क्लास को। तो ये सुनो, जितने बच्चे देख रहे हैं, क्या ये वाकई में कहने की जरूरत है कि आपको हमेशा? हाँ जी, गुरुजी आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमत धन भला पर गुरुजी हमारे अनमोल। थैंक यू रक्षा बेटा, थैंक यू कालिया जी, मंगलकरण, ठीक है साहब, प्रीतम सिंह जी, ओके ठीक है। तो ये देखिए, हमने कहा कि अब तक मैंने आपको दो ही चीजें बताई है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक मैंने आपको बता दिए। कि यदि बात आ जाए प्रमुख घटक कौन से हैं, तो आप कहेंगे दो प्रमुख घटक हैं। कितने बेटा? दो प्रमुख घटक हैं। एक घटक जिसको आप वंशक्रम कहते हैं और एक घटक जिसको आप वातावरण कहते हैं। बताओ, कालिया जी कह रहे हैं सर आज एक और सब्सक्राइबर कर दिए, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बताइए क्लियर है ना। तो ये दो प्रमुख घटक हैं। क्या सर ये दो ही चीजें हैं क्या बालक के विकास को प्रभावित करती है? नहीं बेटा, और भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे मैच्योरिटी, परिपक्वता जो है वो बालक के विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसे बुद्धि बालक के विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसे आपको याद रखना है, यौन, आपका लिंग क्या है, लिंग भी आपके वातावरण को, आपके विकास को क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। आप कैसा आहार और पोषण ले रहे हैं, ये आहार और पोषण भी आपके विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। ऐसे ही आपके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, ये भी आपके विकास को क्या करेगा बेटा? प्रभावित करेगा। आपके विकास को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। ऐसे ही आप और कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं बालक के विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं। और एक आप और मान सकते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां बेटा? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो है ये भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। अब सुनिएगा, मैंने यहां पे तकरीबन 10 ऐसे बिंदु लिखे हैं बेटा। देखिए ऑडियो वीडियो तो ओके है ना बेटा? एक बार क्वालिटी वगैरह बता देना मेरे को।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैंने यहां पर स्लाइड के ऊपर 10 ऐसे तत्व लिखे हैं, 10 ऐसे घटक लिखे हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, केवल 10 ही नहीं होते, केवल 10 ही नहीं होते, और भी बहुत से घटक होते हैं, और भी बहुत से घटक होते हैं जो बालक के विकास को क्या करते हैं मेरे बच्चों, प्रभावित करते हैं। बिल्कुल जी। आज थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम है या मेरे को ही लग रही है, बता देना बेटा, है ना। ओके रक्षा। और भी बहुत से घटक हैं, लेकिन मोटा मोटी मनोविज्ञान में जहां से प्रश्न बनता है कि वह कौन कौन से घटक है जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, दो प्रमुख घटकों के नाम बताओ तो वंशक्रम और वातावरण, है ना। और अन्य घटकों में आपको परिपक्वता का नाम याद रखना, बुद्धि का नाम याद रखना, यौन का नाम याद रखना, आहार व पोषण, आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब सुनिएगा कैसे वंशक्रम कैसे प्रभावित करता है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वंशक्रम क्या होता है ये समझना जरूरी है। मैंने आपको बता दी वो तमाम गुण, वो तमाम विशेषताएं, वो तमाम लक्षण जो आपने अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके अंदर क्या है बेटा, हेरिडिटी है। वो तमाम चीजें जो आपने जन्म द्रव्य के माध्यम से प्राप्त करी है, वह सारी की सारी चीजें मेरे लाडलो क्या है, बिल्कुल बिल्कुल वह क्या है, आपका वंशक्रम है। सब कुछ सेट है सर, ओके कोई बात नहीं, ओके ओके, थैंक यू, ओके ईशा। ठीक है। और वातावरण मैंने क्या बताया कि वंशक्रम को छोड़कर अन्य तमाम वो घटक जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं वह वातावरण कहलाते हैं। आप जिस परिवार में पैदा हुए, आप जिस समाज में पैदा हुए, आपकी संस्कृति क्या है, ये तमाम चीजें आपका वातावरण है। आपका विद्यालय, आपने कैसा विद्यालय चुना, विद्यालय में आपको किस तरीके का अध्ययन अध्यापन करवाया गया, वह तमाम चीजें आपका वातावरण है। आप किस जगह पर पैदा हुए हैं, भौगोलिक दशाएं कैसी है, ठंडा प्रदेश है, गर्म प्रदेश है, ये आपका क्या है, एक तरीके से वातावरण है। और ऐसे ही मनोवैज्ञानिक वातावरण, आपके आसपास नकारात्मक लोग रहते हैं, आपके आसपास सकारात्मक लोग रहते हैं, आपके आसपास प्रसन्न चित्त लोग रहते हैं, आपके आसपास आपको पीछे खींचने वाले लोग रहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक वातावरण भी आपके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही जनसंचार, यानी आपके घर पे किस तरीके के संसाधन है, ये संसाधन भी आपके विकास को क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रभावित करते हैं। तो गुड इवनिंग, बताइए कहानी क्लियर है क्या यहाँ? ओके बेटा, ओके। फिर मैंने ये अन्य चीजें बताई है। अब परिपक्वता कैसे प्रभावित करती है, मैच्योरिटी कैसे प्रभावित करती है, तो एक चीज समझना, मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझना जरूरी होता है। मैच्योरिटी का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों की हर एक चीज का समय होता है, हर एक चीज का क्या होता है, समय होता है। बोले सर क्या कहना चाह रहे हैं? मान के चलो आपके घर पे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, महीने 2 महीने का है, आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दो उसको, कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, आप उसे बुला नहीं सकते। आप ये सोच लो कि नहीं मैं तो विश्व रिकॉर्ड बनाऊंगा, मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा 1 साल 1 महीने की उम्र में जो है वो सार्थक शब्द बोलने लग जाए, मेरा बच्चा 1 महीने में भाषण देने लग जाए, ये कतई संभव नहीं है। भाषण कब देगा, बोलेगा कब, जब वह उस स्टेज को प्राप्त करेगा। वह स्टेज को प्राप्त करना ही परिपक्वता है। आप ये चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं 3 महीने के अंदर बच्चे को पैरों पे चला दूंगा, आप कितना भी ट्रेनिंग दे दें, आप उसको कितना ही ट्रेनिंग दे दें, आप उसको अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं कर सकते। बिकॉज पैरों पे चलना, खड़ा होना परिपक्वता का एग्जाम्पल है। जिस समय वो उस अवस्था में आएगा, जब वह वहां पर आएगा, उस सही स्टेज पर आएगा, तो वह स्वतः ही उन चीजों को करने लग जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यही परिपक्वता है कि हर चीज का अपना समय है। अपन बात करते हैं, एक बच्चा शेषावस्था में अतार्किक तथा आप कह सकते हैं कि फालतू का चिंतन करता है, अतार्किक चिंतन करता है, तो क्या आप उसे चिंतन तार्किक करवा सकते हैं? कदापि नहीं करवा सकते। एक बच्चा बाल्यावस्था में आते आते मूर्त चिंतन करता है और आप सोचते हैं कि नहीं शेषावस्था में मेरा बच्चा मूर्त चिंतन करना चाहिए, ये कतई संभव नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल, राम राम। हाँ जी, ठीक है ना। तो परिपक्वता भी आपके विकास को क्या करती, प्रभावित करती। बुद्धि, इंटेलिजेंस, आप कभी भी देखना, अगर ईश्वर ने आपको इंटेलिजेंस दी है, बुद्धि है, बुद्धि का एक ही मतलब नहीं है परीक्षा के अंदर अच्छी शैक्षिक उपलब्धि, अच्छे मार्क्स लेकर आना ही आपकी इंटेलिजेंसी नहीं है। इंटेलिजेंसी का मतलब है कि आप आसपास के वातावरण के प्रति कितना अनुकूलन है, वातावरण के साथ आप कितना जल्दी समंजन हो जाते हैं, कितना जल्दी व्यवस्था बना लेते हैं, कितना जल्दी समायोजित हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वही बुद्धि है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि ज्यादा होती है वह विकास उसका अच्छा होता है, उसका भाषाई, उसका नैतिक, उसका सामाजिक, उसका कितना बढ़िया सर्कल होता है। जिस व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस है और जिस व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस नहीं है वह एकांत में कुंठित होता रहता है। तो बुद्धि भी आपके विकास को प्रभावित करती है।
मुकुंद कह रहे हैं कि सर कैमरे में दिक्कत आ रही है। कैमरे में दिक्कत आ रही है क्या? चलो एक बार देख लेते हैं। हो सकता है बेटा, है ना, क्योंकि चलो ठीक है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ट्रम्प, पूनम शिलू, गुड इवनिंग। ठीक है ना बेटा, तो बुद्धि आपके विकास को क्या करी? प्रभावित करी। ऐसे ही यौन और लिंग, ये मैं अक्सर कहता हूं कि आपका लिंग, देखिए यहां तो चूंकि मैं समझा रहा हूं तो चीजें समझ में आ रही है। एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा क्या बालक के विकास को लिंग प्रभावित करता है? कि आप कंफ्यूज हो जाते हो उसमें, अरे भाई क्यों नहीं प्रभावित करता? अगर लड़का है तो उसके अंदर लड़कों के गुण विकसित होने चाहिए, अगर लड़की है तो उसके अंदर लड़कियों के गुण विकसित होने चाहिए। अगर लड़का है उसके अंदर लड़कियों के गुण आ जाए तो आप देख लो, समझ रहे, थोड़ा सा मजाक का पात्र बन जाता है, हास्य का पात्र बन जाता है। इवन मैं कहता हूं चाल बदल गई तो लोग बोल देते हैं कि भाई साहब क्या है ये, समझ रहे मेरी बात को? आवाज पतली होगी, मान लो लड़का है और उसकी आवाज पतली होगी, लोग उसके ऊपर टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। तो बताओ विकास को प्रभावित नहीं करता क्या आपका लिंग? आपका जो जेंडर है उस जेंडर के तमाम गुण आपके अंदर होने चाहिए। अगर कोई लड़की और उसकी आवाज मोटी है, दिक्कत नहीं आएगी क्या उसको? उसके विकास को प्रभावित करती है। बताइए, ओके है ना? तो ये चीज भी आपके विकास को प्रभावित करती है। आहार पोषण, स्वाभाविक सी बात है कि जिनके घरों में अच्छा खान पान है, इवन स्त्रियां अपनी प्रसव अवस्था में जब जितना बढ़िया आप कह सकते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था होती है, उस बच्चे का लालन पालन, उस बच्चे की सेहत, उस बच्चे का पोषण उतना ही उचित रहता है। बजाय इसका उल्टा, जिन घरों में खाने पीने के लाले हैं वहां पर आप देख लीजिए, समझ रहे ना भाई, आप मान के चलो एक सामान्य परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बात करूं तो वहां पर आप देखो कि जो प्रसव के बाद का काल होता है, जिसको आप जापा कह देते हैं, उसमें बच्चे को घी, जो बच्चे की माता है, जो जच्चा है, उस जच्चे को कितना घी वगैरह खिलाया जाता है। लेकिन क्या एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जो है वो उस घी को पोसाएगा? या कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी लड़की जो खाती नहीं है प्रसव अवस्था में या गर्भावस्था में, जो कुछ खा ही नहीं रही, अच्छा खान पान ही नहीं है उसका, क्या उसके बच्चे के ऊपर पोषण से संबंधित प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्लियर है ना बात सभी को? ओके बेटा, तो आहार व पोषण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, यदि आपका शरीर उत्तम है, आपका मस्तिष्क उत्तम है, तो निश्चित तौर पर आपका जो है वो विकास प्रभावी होगा। एक उत्तम, एक स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ है, तो उसमें सामाजिक, संवेगात्मक और ज्ञानात्मक तमाम तरीके के नैतिक, भाषाई जितने विकास होते हैं, प्रत्येक विकास अपनी उत्तम पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। दीपक हाथी कह रहे हैं कि सरकार देवे सर जी 8 kg। अरे भाई साहब, जो खाएगी नहीं तो सरकार उसको क्या गले में दे देगी क्या बेटा? है ना, बात चल रही है यहाँ पे खाने पीने की भी। बताइए, क्लियर है क्या? ठीक है। और फिर मैंने कहा व्यक्तिगत भिन्नताएं, सभी बच्चों का, सभी व्यक्तियों का अपना अपना विकास होता है। आपका अपना विकास है, मेरा अपना है, किसी दूसरे का उसका है। यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। आप एक दूसरे को देखकर ऐसे नहीं कह सकते कि काश मैं इसके जैसा विकसित हो जाऊं। सबकी अपनी अपनी दशाएं हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रीतम सिंह जी नमस्कार। बताइए, क्लियर है क्या? ओके। और लास्ट में मैंने लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बालक के विकास को क्या करती है बेटा? प्रभावित करती है। बताइए, क्लियर है क्या? यहां तक की बात क्लियर है क्या सभी बच्चे? बताओ। हाँ जी, ठीक है। अब मैं वैसे तो आपको वंशक्रम और वातावरण जो है इनको तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में करवा दूंगा। मैं एक पहले आपको जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्योंकि ये आप लोगों को ऐसे लगता है कि ये रटने वाला टॉपिक है, देखो है तो थोड़ा सा साइंस का, लेकिन यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है हमारे विकास को कैसे प्रभावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का तो मतलब समझना, वे ग्रंथियां, देखिए आपका शरीर जो है ना, अगर आप इसको एक मशीन मानते हैं, शरीर को क्या मानते हैं? मशीन मानते हैं, इंजन मानते हैं, तो आप सोच के देखिए हमारे अंदर कितनी चीजें हैं। हमारा मस्तिष्क काम करता है, हम सोच सकते हैं, हम नींद लेते हैं। हमारे अंदर अगर पुरुष है तो पिता बनने की क्षमता है, अगर स्त्री है, लड़की है, तो उसमें माता बनने की क्षमता है। ये तमाम चीजें हम अर्जित किसके माध्यम से करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं नीता राठौर, ये तमाम चीजें हम अर्जित किसके माध्यम से करते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, ये तमाम चीजें हम हार्मोन्स के माध्यम से क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। ये हार्मोन्स आते कहां से हैं? ये हार्मोन्स का सिक्रेशन जहां से होता है बेटा, उन्हीं को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी। बिल्कुल किरण काव्य जिद्दी जाट। तो मैं आज आपका एक छोटा सा ये जो कंफ्यूजन रहता है ना, इसको क्लियर कर देता हूं बेटा। अंतःस्रावी ग्रंथियां
अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो है इनके बारे में भी अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो है वो बालक के विकास को किस तरीके से क्या करती है, प्रभावित करती है। बालक के विकास को किस तरीके से क्या करती है, प्रभावित करती है। बताओ क्लियर है क्या? हाँ, तो बिल्कुल देखो, है तो ये विज्ञान का पार्ट, है तो ये विज्ञान का पार्ट, लेकिन मैं सारी चीजें तो नहीं बता पाऊंगा यहां पर, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है ना, उन महत्वपूर्ण अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की चर्चा मैं आपसे जरूर कर लूंगा। जो हमारे लिए थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, मैं उनकी चर्चा जरूर करूंगा। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, एक ग्रंथि है जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, याद रखना, जिस ग्रंथि का नाम है क्या, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। याद रखना कौन सी ग्रंथि बेटा, पीयूष ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि ये जो पीयूष ग्रंथि है, जिसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको अपन कहते हैं। ये वही पीयूष ग्रंथि है, ये वही पीयूष ग्रंथि है जिसको आप मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसी पीयूष ग्रंथि को प्यारे विद्यार्थियों आप क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मास्टर ग्रंथि। और ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, कि साहब पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को। क्यों कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, क्यों कहा जाता है मास्टर ग्रंथि? तो याद रखना, ये जो ग्रंथि है ना बेटा, ये क्या करती है, अन्य ग्रंथियों के जो अन्य ग्लैंड्स होती है, उनके हार्मोन स्त्रावों को या उनके स्त्रावों को नियंत्रित करती है। स्त्रावों को क्या करती है बेटा, नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। तो क्या करती है, अन्य ग्रंथियों के स्त्रावों को क्या करती है बेटा, नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और अन्य ग्रंथियों को स्त्रावित, जो उनसे हार्मोन जो स्त्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स को नियंत्रण कौन करती है, पीयूष ग्रंथि करते हैं। और इसलिए पीयूष ग्रंथि को प्यारे विद्यार्थियों आप क्या कह देते हैं, मास्टर ग्रंथि। क्या कह देते हैं बेटा, मास्टर ग्रंथि कह देते हैं। तो यदि प्रश्न आ जाए कि कौन सी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि बालक के विकास को प्रभावित करती है क्या, तो बिल्कुल साफ करती है ना। और ये अन्य ग्रंथियों के स्त्रावन को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये जो मास्टर ग्रंथि होती है ना बेटा, इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तो दो भाग आपसे पूछे जाते हैं। एक जिसको आप अग्रवर्ती क्या कहते हैं, अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि, अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि। और इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द है बेटा, एंटीरियर। क्या बोलते हैं इसको, एंटीरियर जो है वो है अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि कहलाती है। बिल्कुल बेटा, थोड़ा सा साइंस का पोर्शन है ये। सर ये साइकोलॉजी के पहले फर्स्ट टॉपिक है क्या सर, बताएं प्लीज। देखो बेटा, पहले वाला जो टॉपिक है ना, वो मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, जो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। बिल्कुल मिहिर बोध जी कह रहे हैं चैनल पर सारी क्लासेस अब अपलोड है, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। बिल्कुल अक्षिता। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना बेटा, है ना, आपके साथियों तक ये क्लास पहुंच जाए। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो आइए, हमने कहा कि दो भाग होते हैं पीयूष ग्रंथि के, एक तो अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि जिसको आप एंटीरियर कहते हैं, और एक ध्यान रखना जिसको पश्च बोलते हैं, पश्च यानी पीछे, या जिसको परवर्ती क्या बोलते हैं, परवर्ती। और इंग्लिश में पोस्टीरियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पोस्टीरियर ग्लैंड जिसको कहा जाता है, उसको आप क्या कहते हैं, पश्च या परवर्ती ग्रंथि। क्या कहते हैं बेटा, पश्च या परवर्ती ग्रंथि। तो देखिए, मैं महत्वपूर्ण ग्रंथियों की बात बता रहा हूं। आप विज्ञान में जाएंगे तो इनके ऊपर अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, इन चीजों के ऊपर अथाह नॉलेज आपको वहां से प्राप्त होती है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मेरा उद्देश्य आपको साइंस पढ़ाना नहीं है, मैं मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं। और मनोविज्ञान में ग्रंथियां हमें कैसे प्रभावित करती है, ग्रंथियां हमारे विकास को कैसे प्रभावित करती है, मैं उसकी चर्चा आपसे कर रहा हूं। बताओ क्लियर है क्या, बताओ क्लियर है क्या। तो इधर अग्रवर्ती और पश्चवर्ती हमने बात करी। अब तो कौन सी ग्रंथि की, पीयूष ग्रंथि की। हमने कहा बेटा, जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होती है, अन्य जो ग्रंथियां हैं इनके स्त्रावन को क्या करती है बेटा, रोकती है। लेकिन सर प्रश्न ये भी बन सकता है, इजी वे में याद रखना, यदि आपसे पूछ लिया जाए पीयूष ग्रंथि पाई कहां जाती है, पीयूष ग्रंथि होती कहां पर है, तो ये भी एक जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो हमारा मस्तिष्क है ना बेटा, इस मस्तिष्क के आप कह सकते हैं, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। किसके नीचे होती है बेटा, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे। याद रखना, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है, थैलेमस के नीचे पाई जाती है
कौन सी ग्रंथि मेरे बच्चों? पीयूष ग्रंथि। ये वही पीयूष ग्रंथि है जिसको मास्ट ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि अन्य ग्रंथियों के स्त्रावण पर नियंत्रण करती है। दो भाग होते हैं सर इसके, एक अग्रवर्ती एक पश्चवर्ती। अग्रवर्ती जिसको एंटीरियर कहा जाता है, पश्चवर्ती जिसको पोस्टीरियर कहा जाता है। मैं सबसे पहले अग्रवर्ती की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि की बात कर रहा हूं कि ये अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि सर क्या करती है। एक ही प्रश्न याद रखना है हमारे लिए कि इससे एक हार्मोन निकलता है बेटा, उस हार्मोन का नाम है ट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बेटा? ट्रोपिक हार्मोन। सर ये क्या करता है? ये ट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? बड़ी बात ये है, देखिए दो चीजें। अग्रवर्ती, पहला भाग कौन सा पीयूष ग्रंथि का? अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि। हार्मोन कौन सा निकलेगा? ट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? ट्रोपिक हार्मोन। सर ये क्या करेगा? ये आपके थायराइड, आपके एड्रिनल, इन सारे हार्मोन्स को क्या करता है बेटा? नियंत्रित करता है। तो बस यहीं से हमारा प्रश्न बन जाता है कि यह जो ट्रोपिक हार्मोन है, ये थायराइड, आपका एड्रिनल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन। आपकी जो सेक्स ग्रंथि है, सेक्स ग्रंथि जो है, कामुक ग्रंथि जो है, इन ग्रंथि पर क्या करता है मेरे बच्चों? ये नियंत्रण करता है। तो याद रखना, यदि प्रश्न आ जाए हमारे मनोविज्ञान के लिहाज से आसान सा कि ट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, या प्रश्न आ जाए कि वह कौन सा हार्मोन है जो थायराइड, एड्रिनल और सेक्स ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है, तो आपका आंसर होगा ट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक हार्मोन कहां से स्रावित होगा? आप कहेंगे अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि, जो हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। थैंक यू। सिहाग सर का चेला, सिहाग सर का चेला कह रहा है कि नई बात मिल रही है सर आज तो। अच्छा नई बात है क्या ये? चलो कोई बात नहीं, इस बहाने। अनमोल छिंपा जी कह रहे हैं सर अगर वातावरण इतना प्रभावशाली है तो एक ही घर में पलने वाले भाई बहनों का व्यक्तित्व इतना अलग क्यों बन जाता है? यहाँ पर आनुवंशिकता ज्यादा काम करती है या सूक्ष्म अनुभव? बिल्कुल बेटा, यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ऐसी स्थिति में वंशक्रम गौण हो गया है। वंशक्रम क्या हो गया है? गौण हो गया है। लेकिन आप इनकार नहीं कर सकते कि वंशक्रम का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होता है ना। वातावरण और वंशक्रम अपन पढ़ेंगे। वुडवर्थ और मार्क्यूस कहते हैं कि मनुष्य का जो विकास है, बालक का जो विकास है, वह उसके वातावरण और गुणनफल, वातावरण और वंशक्रम का क्या होता है मेरे बच्चों? गुणनफल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए क्लियर है क्या? क्लियर क्या? मुकुट चौहान जी, ये नहीं लिखा है सर, हमें लिख लो सभी। अच्छा नहीं लिखवाया क्या? कोई बात नहीं, हाँ नहीं लिखवाया तो लिख लो। नई चीज मिलनी चाहिए ना, दिक्कत कहां है भाई? नहीं मिले तो दिक्कत है। तो याद रखना, अग्रवर्ती ग्रंथि, मैंने कहा पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं। अग्रवर्ती, अग्रवर्ती से कौन सा हार्मोन निकला? ट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा? आपकी थायराइड ग्रंथि, आपकी एड्रिनल ग्रंथि और आपके सेक्स ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या करता है? इन ग्रंथियों को क्या करता है मेरे बच्चों? ये इन हार्मोन्स को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। बताइए ओके है क्या? मिहिर बोस, रक्षा पंवार, ओके सब आंसर हैं। बदमाश कह रहे हैं कि सर ये कालिया जी लग रहा है, ये जो चेला बना है ना अभी अभी, ये कालिया जी है। चलो बताइए, ये वाला मामला क्लियर हो गया क्या? ये वाला मामला क्लियर है क्या? बताओ। अब मैं जो दूसरा भाग है एड्रिनल ग्रंथि का, दूसरा भाग है वह है कौन सा बताया मैंने? प्रवर्ती, प्रवर्ती या पश्च, प्रवर्ती या पश्च पीयूष ग्रंथि, जिसको आप पोस्टीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पोस्टीरियर कहते हैं। ये जो आपकी प्रवर्ती या पश्च जो ग्रंथि है, ये भी ध्यान रखना, ये दो प्रकार के हार्मोन्स का क्या करती है बेटा? स्त्रावण करती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। एक हार्मोन तो मैंने जरूर आपको बताया है बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या करती है बेटा? स्त्रावण करती है। तो कितने हार्मोन निकले? दो हार्मोन निकलेंगे। एक तो कौन सा? ऑक्सीटोसिन, और एक हार्मोन निकलेगा वैसोप्रोसिन। कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा? वैसोप्रोसिन हार्मोन निकलेगा। कौन सा बेटा? वैसोप्रोसिन जो है, या वैसोप्रेसिन भी कहा गया है इसे, वैसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। अब चाहे आपको ज्यादा नहीं पता, लेकिन इस बात का जरूर पता होगा, मैंने आपको जरूर बताया होगा बेटा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वह हमारे क्या काम आता है, या मनुष्य के विकास में, या महिलाओं के विकास में, या महिलाओं के अंदर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां काम आता है? पढ़ते वक्त याद है गुरुजी, बाद में सब साफ है। क्यों भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बताइए सभी बच्चे। थैंक यू। एक बार जितने बच्चे लाइव चल रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो बेटा, है ना। ये आपका नैतिक दायित्व तो बनता है। अगर मैं आपको लगता है कि नहीं हमारे लिए सर बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जो है
बिल्कुल, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण के लिए जिम्मेदार है बेटा। बिल्कुल, राजाराम पीटीआई जी कह रहे हैं कि सर आपने बताया था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो लेबर पेन, कौन से पेन के लिए बेटा? महिलाओं में गर्भ के 9 महीने पूरे होने के बाद जो लेबर पेन होता है, इस लेबर पेन के लिए उत्तरदायी होता है। लेबर पेन के लिए क्या होता है मेरे बच्चों? उत्तरदायी होता है। लेबर पेन के लिए उत्तरदायी होता है कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन लेबर पेन के लिए। जो कहां से स्त्रावित हो रहा है ये ध्यान रखना है, ये प्रवर्ती पीयूष ग्रंथि से प्रभावित हो रहा है। हाँ, पीयूष ग्रंथि, लेकिन पीयूष ग्रंथि का भी कौन सा भाग? जो प्रवर्ती होता है। हाँ बिल्कुल, उपाय बता देंगे भाई साहब, चिंता क्या करनी है, ठीक है क्या? तो परंतु सर अब नई बात हमारे लिए है कि सर ये वैसोप्रोसिन जो हार्मोन है ये क्या करता है? तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, हमारे जो गुर्दे होते हैं ना, किडनी, हमारे जो गुर्दे होते हैं, तो याद रखना गुर्दे, जिसको आप किडनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किडनी से जो मूत्र उत्सर्जन की क्रिया है, उस मूत्र उत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा करता है? इससे गुर्दे, किडनी से मूत्र उत्सर्जन की क्रिया नियंत्रित होती है। उत्सर्जन की क्रिया नियमित या नियंत्रित होती है, नियमित होती है। बताओ क्लियर है क्या? तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि जहां से हमारे लिए प्रश्न बना है। मैं आज क्यों बता रहा हूं बेटा हार्मोन्स का? क्योंकि यहां से हमारे लिए प्रश्न आया, अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्रश्न आ गया, अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्रश्न आ गया। और वह प्रश्न ही मैंने आपको समझाने के लिए आज ये बात बताइए बेटा कि वंशक्रम और वातावरण तो अपन डिटेल में पढ़ते हैं, आज थोड़ा सा अंतःस्रावी ग्रंथियां बता देता हूं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले पीयूष ग्रंथि पढ़ी। पीयूष ग्रंथि 2 भाग है, अग्रवर्ती और पश्चवर्ती। अग्रवर्ती जो है, जिसको एंटीरियर कहा जाता है, इससे हार्मोन ट्रोपिक निकलेगा और ये थायराइड, एड्रिनल और सेक्स ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। पश्चवर्ती से 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। जो ऑक्सीटोसिन है वो लेबर पेन के लिए जिम्मेदार है महिलाओं में, और जो परवर्ती से एक और निकलेगा वैसोप्रोसिन, ये क्या करता है? ये गुर्दे से, बिल्कुल ये गुर्दे से जो है मूत्र उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसको क्या करता है बेटा? नियमित और नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, एक और ग्रंथि आपको याद रखनी है, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि भी आपको याद रखनी है। एड्रिनल, सर एड्रिनल में क्या क्या चीजें पढ़े? तो एक तो ध्यान रखना कि यह पाई कहां जाती है, ध्यान रखना यह वृक्क या किडनी के ऊपर होती है। कहां पर बेटा? ये वृक्क या किडनी के ऊपर होती है बेटा। कहां पर होती है? किडनी के ऊपर होती है। कहां पर होती है? वृक्क या किडनी के ऊपर होती है। बताओ क्लियर है क्या? ये जो एड्रिनल है ना बेटा, एड्रिनल ग्रंथि के भी 2 भाग है। इसके भी कितने भाग है बेटा? 2 भाग होते हैं। देखो मनोविज्ञान की दृष्टि से जितनी चीजें जरूरी है ना उतनी बता रहा हूं। हो सकता है आप अगर विज्ञान विषय आपके पास है, बायोलॉजी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो हो सकता है 2, 5, 10 बातें आपको और पता हो। लेकिन भाई साहब कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। हो सकता है आपको 10 बातें और पता हो अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान विषय आप पढ़ते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में जितना विज्ञान काम आता है, मैं एटलीस्ट उतनी चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। बिल्कुल हो जाती है बेटा, ठीक है। आज ये एक नया कैंडिडेट कौन दिख रहा है भाई? नवनीत सिहाग। सर लिख लिख के याद करो, मेडिटेशन करो। अमरपाल सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अमरपाल। ठीक है बेटा, ओके। तो मैंने कहा कि ये जो आपके एड्रिनल ग्रंथि है इसके भी कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। दोनों भागों के नाम आपको याद रखने बेटा। एक भाग जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स। और एक भाग जिसको मेड्यूला कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? मेड्यूला कहा जाता है। ये भी चीज याद रखनी है, एक तो कॉर्टेक्स और एक क्या है बेटा? मेड्यूला। सर ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये कॉर्टेक्स क्या होता है? ये एड्रिनल का बाह्य भाग होता है। तो कॉर्टेक्स को क्या, कौन सा भाग होता है बताओ? तो याद रखना एड्रिनल का बाह्य भाग होता है। क्या होता है बेटा? बाह्य भाग होता है। ये क्या करता है? ये आपके मेटाबॉलिज्म, आपके कार्बोहाइड्रेट, आपके नमक को नियंत्रित करने का काम करता है बेटा। कौन? कॉर्टेक्स। कौन सा भाग बेटा? कॉर्टेक्स भाग। तो ये भी मैं आपके लिए लिख ही देता हूं इसके नीचे। एड्रिनल का बाह्य भाग होता है और ये क्या करता है? ये उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपापचय जिसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा आपकी नमक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। किस पर नियंत्रण रखता है? नमक क्रियाओं पर नियंत्रण। देखो जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं वो इन चीजों को
आप समझो तो उतना बढ़िया है, वरना रट जाओ। जितनी मैं कम से कम बातें बता रहा हूं बेटा, इनके ऊपर बहुत बातें होती है बायोलॉजी में, लेकिन यहां पर मैं आपको लिमिटेड चीजें बताता हूं। ठीक है, बिल्कुल बेटा। किरण काव्य रोज आऊं मैं तो, किरण काव्य तो रोज आती है, लेकिन ये एक कैंडिडेट और नया दिख रहा है आज। ठीक है, तो कॉर्टेक्स जो हार्मोन है वो एड्रिनल का बाह्य भाग है, जो उपापचय, कार्बोहाइड्रेट और हमारी नमक क्रियाओं को क्या करता है बेटा, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। सर मेडुला क्या होता है, ये समझना बेटा, ये आपात स्थिति में काम आता है, ये है ना, इमरजेंसी में काम आता है। कौन सा, मेडुला। होता कहां पर है, तो ये एड्रिनल का ये बाह्य भाग है कॉर्टेक्स, तो ये आंतरिक भाग है। तो याद रखना, इस मेडुला को अपन क्या कहते हैं, एड्रिनल का, एड्रिनल का आंतरिक भाग, एड्रिनल का आंतरिक भाग, आंतरिक भाग क्या करता है सर, तो इमरजेंसी की क्रियाओं में हमारे शरीर का समायोजन, आपात परिस्थितियों में, प्रश्न आ जाए, आपात परिस्थितियों में, आपात परिस्थितियों में शरीर का समायोजन, शरीर का समायोजन। आपात परिस्थितियों में शरीर का समायोजन का मतलब ऐसी परिस्थितियां आ जाए आपके जीवन में, आपके दिन में, जो क्रियाएं बार बार नहीं होती है, जो परिस्थितियां बार बार नहीं आती है। कैमरा तो फिर भी दिक्कत कर रहा है भाई साहब। जी सर, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स बहुत प्रॉब्लम से है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, करो या मरो हार्मोन बोलते हैं बेटा, बिल्कुल न्यू एडमिशन हो है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि से मैंने क्या कहा, वृक्क किडनी के नीचे किडनी के ऊपर पाई जाती है। दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स क्या करता है, जिसको हम एड्रिनल का बाहरी भाग कहते हैं, ये उपापचय, कार्बोहाइड्रेट और नमक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला आंतरिक भाग होता है, और आपात परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियां जो बार बार नहीं होती, उन परिस्थितियों में हमारा शरीर जो है वो होप नहीं छोड़ते, उम्मीद नहीं छोड़ते, इसलिए क्या करता है बेटा, वहां पर ये समायोजन करने का प्रयास करता है। बिल्कुल किरण काव्य जी, क्लियर है क्या, बताएं। ठीक है, ओके बेटा, ओके। तो ये कौन सी ग्रंथि होगी आपकी, एड्रिनल। एक ग्रंथि और बता देता हूं बेटा आपको, इंपॉर्टेंट है, पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि के भी बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। कौन सी ग्रंथि के बारे में बेटा, पीनियल ग्रंथि के बारे में आपको बता रहा हूं। पीनियल ग्रंथि से हमारे लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ध्यान रखना। ये पीनियल ग्रंथि जो है ना, ये तो बहुत ही जरूरी है। ये हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है और एक हार्मोन का स्त्रावन करती है जिसका नाम है मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन है बेटा, मेलाटोनिन। यही वो हार्मोन है जो अंधेरा पड़ते ही स्त्रावित होता है और हमें नींद आने लगती है। अगर आपका मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। तो हमें एक अच्छी नींद जो कि इतनी जरूरी है, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई साहब आपको 7 दिन सोना नहीं है, मैं आपको 7 किलो सोना दूंगा, ये हो ही नहीं सकता कि अपन 7 दिन सो न सकें। हमें नींद आएगी ही आएगी। तो हमें नींद किसकी वजह से आती है, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। लक्षिता कह रही है सर किसी बात को सुनने से एकदम घबराहट हो तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, किसी बात को सुनने से एकदम घबराहट हो तो उस स्थिति को घबराहट बोलते हैं बेटा, है ना। क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा प्रश्न समझ नहीं पा रहा आपका। ठीक है, पीनियल ग्रंथि मैंने क्या बताया, याद रखना, कहां पाई जाएगी, मस्तिष्क में। कहां पाई जाएगी, मस्तिष्क में। और क्या करती है सर, मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। क्या होता है सर ये हार्मोन, तो याद रखना बेटा, अंधेरा होने पर स्त्रावन होता है इसका। हमारे मस्तिष्क को पता चल जाता है कि अंधेरा हो गया तो साहब अब उसका क्या कर देता है, ये मेलाटोनिन स्त्रावन कर देता है। सर ये क्या है, तो याद रखना ये निद्रा के लिए उत्तरदायी है, नींद के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, नींद के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। कौन सा, मेलाटोनिन। तो भाई साहब सीधा मेलाटोनिन हार्मोन से प्रश्न आपसे बना हुआ है बेटा, बताइए क्लियर है क्या, बताइए यहां तक। अमित स्वामी कह रहा है दीपक है सर, कौन सा है दीपक, दीपक अच्छा वो बदमाश बच्चा दीपक है ना।
बताइए भाई। अब बताओ यहां तक की कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो? बिल्कुल अनीता राठौर, राजवीर तंवर, किरण कावे सही कह रहे हो बेटा। बताएं। ओके बेटा ओके, अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है। मुकुंद चौहान, तो आज हमने जो है इन चीजों के बारे में भी देखा है। अब वापस हमारे मुख्य मुद्दे पर चलते हैं। मुख्य मुद्दे पर चलते हैं जहां पर हम बात कर रहे थे बालक के विकास को प्रभावित करने वाले घटक। जो चीज मैं कभी आपको बताता नहीं हूं, आज मैंने उसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताई है। अब वापस हमारे उन्हीं घटकों में आते हैं। सबसे पहला घटक मैं ले रहा हूं वंशक्रम या वातावरण। वंशक्रम या वातावरण जो है वह बालक के विकास को कैसे प्रभावित करता है, तो हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले वंशक्रम की बात करेंगे, वंशानुक्रम की बात करेंगे, है ना, हेरिडिटी की बात करेंगे कि हेरिडिटी जो है वो बालक के विकास को किस तरीके से प्रभावित करती है, बालक के विकास को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो हेरिडिटी का मतलब नहीं जानता हो। इतना जरूर जानता है कि हेरिडिटी का क्या मतलब होता है। जो हमने माता पिता से चीजें प्राप्त करी है वह क्या है? हेरिडिटी है। वह क्या है बेटा? हेरिडिटी है। बताइए, क्लियर है ना? लक्षिता ने कह रही कि मतलब सर किसी चीज का डर बैठ जाना और जब वो चीज सामने आती है तो उस चीज से खुद को दूर करना, इग्नोर करने की कोशिश करना, क्या कहलाता है? ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं। अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बेटा, है ना। कहते तो बहुत कुछ हैं, आराम से इस पे लंबा डिस्कशन भी होना चाहिए, है ना, कि किस संदर्भ में आप ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल इस पे अच्छा डिस्कशन आवश्यक है। ठीक है, और जब अपन समायोजन युक्तियां पढ़ते हैं ना, डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक युक्तियां पढ़ते हैं, वहां पर इन चीजों से चर्चा की जाती है कि बुरी स्थिति, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, उससे हट जाना क्या कहलाता है ना। बिल्कुल अपन इस पे बातें करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा, अगर आपकी क्लास डाउनलोड क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है बेटा क्लास डाउनलोड, है ना। अगर नहीं होती है तो एक बार अपन चेकआउट कर लेंगे कि भाई क्यों डाउनलोड नहीं हो रही है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी वंशक्रम की बात कर रहे हैं। वंशक्रम क्या होता है ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो। मोटा मोटी तो आप जानते हो कि वह तमाम चीजें जो हमने माता पिता से प्राप्त करी है वह क्या है बेटा? वंशक्रम। जो दादा दादी से पिछली घटते पीढ़ियों से आई है वो सारा क्या है? वंशक्रम। अब सुन लो, अब सुन लो इधर। जैसे एक परिभाषा आपको याद रखनी है बेटा, पीटरसन की परिभाषा है। किसकी? पीटरसन की परिभाषा है। पीटरसन ने कितनी अच्छी परिभाषा दी है। ये कहते हैं कि वंशक्रम की व्याख्या, क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि साहब वंशक्रम की व्याख्या इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि माता पिता के माध्यम से जो भी विशेषताएं बालक प्राप्त करता है सब वंशक्रम है। ये किसने कहा है? पीटरसन ने। तो वंशक्रम की व्याख्या इस प्रकार है कि माता पिता के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से जो भी विशेषताएं, जो भी विशेषताएं बालक प्राप्त करता है, बालक प्राप्त करता है सब क्या है? वंशक्रम है। देखो, चाहे दादा दादी वाली चीजें हैं, वो दादा दादी की जो कुछ लक्षण हैं वो पापा में आए, मम्मी में आए, नाना नानी वाले आए, उनसे फिर वो ट्रांसफर किसके थ्रू हुए? पापा मम्मी से, यानी माता पिता से। तो पीटरसन केवल माता पिता को महत्व देते हैं और पीटरसन कहते हैं कि माता पिता के माध्यम से जो विशेषताएं बालक के अंदर आ रही है वह सारी की सारी वंशक्रम है। बिल्कुल लक्षिता ने बिल्कुल सही कह रहे हो। माता पिता के माध्यम से जो भी विशेषताएं बालक के अंदर आती है वह सारा का सारा क्या है? वंशक्रम है। बताइए, क्लियर है क्या सभी बच्चे? ये बात किसने कही है बेटा? पीटरसन ने। किसने कही है? पीटरसन ने। ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा वुडवर्थ की भी है। किसकी है बेटा? वुडवर्थ की भी। वुडवर्थ कहते हैं कि वे सभी गुणों का समावेश
वंश क्रम के अंदर आता है जो बालक में गर्भाधान के समय उपस्थित होते हैं, जो बालक में गर्भाधान के समय उपस्थित होते हैं। तो हमने क्या कहा कि वंश क्रम के अंतर्गत, वंश क्रम के अंतर्गत, ये परिभाषा याद करनी पड़ेगी बेटा, अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेश होता है, उन सभी तत्वों का समावेश होता है, समावेश होता है जो बालक में गर्भाधान के समय विद्यमान होते हैं, जो बालक में गर्भाधान के समय विद्यमान होते हैं। तो देखिए कितनी आसान बात बता दी है ना। पीटरसन ने तो क्या कहा, पीटरसन ने कहा कि जो भी चीजें माता पिता के माध्यम से बालक में आएगी, जो भी विशेषताएं माता पिता के माध्यम से बालक में आएगी वो वंशक्रम है। और वुडवर्थ ने क्या कहा कि वह तमाम गुण, वे तमाम विशेषताएं जो गर्भाधान के समय बालक में विद्यमान होती है, यानी जिस समय गर्भधारण होता है उस समय बालक के अंदर जो चीजें ट्रांसफर होगी वही वंशक्रम है। बिल्कुल दीपक, अनीता, गिरधारी, है ना, की पॉइंट फोकस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मिहिर भोज, बिल्कुल सही है बेटा, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि वंशक्रम के अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेश होता है, वंशक्रम के अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेश होता है जो बालक में गर्भाधान के समय क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। बताओ, क्लियर है ना। तो ऐसे ही फ्रांसिस गाल्टन की परिभाषा आपके लिए जरूरी है। फ्रांसिस गाल्टन कहते हैं कि गर्भ के शुरुआत में जो भी लक्षण व विशेषताएं माता पिता से आती है वही वंशक्रम है। तो फ्रांसिस गाल्टन की परिभाषा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो गाल्टन साहब की परिभाषा भी लिख लेते हैं, है ना। फ्रांसिस गाल्टन, बहुत आसान सी परिभाषा है। क्या कहते हैं कि गर्भ की शुरुआत में माता पिता से प्राप्त होने वाले विशेषताओं का योग ही वंशक्रम है, विशेषताओं का योग ही वंशक्रम है। यानी जो चीजें गर्भ की शुरुआत में माता पिता से आई है, जो भी माता पिता से प्राप्त होने वाली जो विशेषताएं हैं, माता पिता से प्राप्त होने वाली विशेषताएं और जो लक्षण हैं, उन लक्षणों का योग ही क्या है, वंशक्रम है। ये बात किसने कही है मेरे लाडलो, फ्रांसिस गाल्टन ने। पूनम शिल्लू कह रहे हैं कि गर्भ की शुरुआत में माता पिता से प्राप्त लक्षण और विशेषताएं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनीता। परिभाषा की पॉइंट जो है ना उनको फोकस करना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे गर्भ की शुरुआत में माता पिता से प्राप्त होने वाले लक्षण व विशेषताएं, यहां पर जैसे बच्ची ने मेरी परिभाषा को कंप्लीट किया है ना, पूनम ने परिभाषा को कंप्लीट किया, तो ये भी लिख लेना, गर्भ की शुरुआत में माता पिता से प्राप्त होने वाले लक्षण व विशेषताओं का योग ही मेरे बच्चों क्या होता है, वंशक्रम होता है। क्या होता है, वंशक्रम होता है। बताइए क्लियर है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, किरण का भी ओके, है ना। अब एक परिभाषा हमारे पास जेम्स ड्रेवर की रह जाती है। तो जेम्स ड्रेवर की परिभाषा तो वैसे भी मैंने बता दी कि सबसे आसान परिभाषा होती है। ये क्या कहते हैं कि माता पिता से जितने भी शारीरिक और मानसिक जो तत्व हैं वो बालक में हस्तांतरित होते हैं। माता पिता से जो गुण और जो विशेषताएं, जो तत्व, जो लक्षण बालकों में स्थानांतरित होते हैं वही वंशक्रम है। किसने कहा, जेम्स ड्रेवर ने। तो हमने कहा कि साहब माता पिता की शारीरिक व मानसिक, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों या बालकों में हस्तांतरण होना ही वंशक्रम है, हस्तांतरण ही वंशक्रम है। ये बात किसने कही है, साहब किसने कही, आपके जेम्स ड्रेवर ने। तो हमारे पास बिल्कुल ओके ट्रम्प जी, हमारे पास मोटा मोटी 4 परिभाषा मेरे ख्याल से आ गई होगी, है ना। वंशक्रम, पीटरसन क्या कहते हैं कि वंशक्रम की व्याख्या इस प्रकार है कि माता पिता से जो भी विशेषताएं बालक को प्राप्त होती है, माता पिता से जो भी विशेषताएं। अब इसमें जेम्स ड्रेवर में क्या फर्क है, जेम्स ड्रेवर कहता है कि शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का, शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशक्रम है। तो फिर वुडवर्थ ने क्या कहा कि वंशक्रम के अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेश होता है जो गर्भधारण के समय या गर्भाधान के समय बालक में उपस्थित होते हैं, विद्यमान होते हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने कहा कि गर्भ के प्रारंभ में ही
गर्भ के शुरुआत में ही माता पिता से प्राप्त होने वाले लक्षण व विशेषताओं का योग ही क्या है, वंशक्रम है। और जेम्स ड्रेवर ने कहा कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण बालकों में होना, संतानों में होना ही वंशक्रम है। तो बताओ कितनी बढ़िया तरीके से आपको, है ना, कोई चीज आपकी रेंज से बाहर नहीं हो, कोई भी चीज आपके दायरे से बाहर नहीं हो। मेरा प्रयास हमेशा उसी लिए रहता है। मैं चाहता हूं कि आप जब मुझे एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं तो इस एक्स्ट्रा समय में आप कुछ लेकर उठें, ये मेरी कोशिश रहती है। ओके किरण, थैंक यू। अब देखिए एक बहुत ही छोटी सी हेडिंग ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि वंशक्रम से क्या क्या होता है। देखो वंशक्रम में हमने कहा, अब की पॉइंट देखो, माता पिता, माध्यम तो कौन बने, माता पिता। इनसे क्या क्या चीजें आ सकती है, इनसे हमारा रंग आ सकता है, इनसे हमारा रूप आ सकता है, इनसे हमारी लंबाई आ सकती है ना, इनसे हमारी आवाज जो है वह मिलती जुलती हो सकती है ना। ये तो होगी वह चीजें जो शारीरिक विशेषताएं हैं। कुछ मानसिक विशेषताएं, जैसे हमारा नजरिया यानी हमारा एटीट्यूड क्या है, हम सकारात्मक हैं कि नकारात्मक है, ये चीजें, है ना। बुद्धि, इंटेलिजेंसी, ये तमाम चीजें जो है ये हमें कहां से प्राप्त होती है, हमें वंशक्रम से प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, दीपक जी कह रहे हैं बहुत खूब गुरुदेव, थैंक यू किरण, थैंक यू बेटा। बताइए सभी बच्चे, अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न अपन बना रहे हैं कि वंशक्रम के नियम बता रहा हूं मैं आपको। क्या वंशक्रम के, वंशानुक्रम के या वंशक्रम के नियम। प्यारे विद्यार्थियों, वंशक्रम के 3 नियम पढ़े जाते हैं। कितने नियम? 3 नियम। और अगर एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछता है सोरेनसन के अनुसार, किसके अनुसार? सोरेनसन के अनुसार वंशक्रम के कितने नियम होते हैं, सोरेनसन के अनुसार वंशक्रम के कितने नियम होते हैं, तो याद रखना आप कहेंगे सोरेनसन के अनुसार वंशक्रम के 3 नियम होते हैं। कितने? 3 नियम होते हैं। एक नियम आपको याद रखना है समानता का नियम। कौन सा नियम बेटा? समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। एक नियम आपको ध्यान रखना है भिन्नता का नियम। कौन सा नियम बेटा? भिन्नता का नियम। और एक नियम आपको याद रखना है प्रत्यागम का नियम। कौन सा नियम बेटा? प्रत्यागम का नियम। अब समझ जाना बहुत अच्छे से समझना, हम वंशक्रम से जो भी चीजें हमारे अंदर आती है, ध्यान से सुन लेना। इसका मतलब क्या है, टॉपिक का मतलब क्या है? वंशक्रम यानी माता पिता से हमारे अंदर, ईशा बेनीवाल जी थैंक यू, माता पिता से जितनी भी चीजें हमारे अंदर आ रही है, 3 ही तरीके से वो चीजें हमारे अंदर आती है। यानी वंशक्रम में विशेषताओं, तत्वों, लक्षणों का जब अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण होता है तो वह 3 नियमों का अनुसरण करती है। कितने? बिल्कुल गोमती गोदारा सही कह रहे हो, 3 नियमों का अनुसरण करती है। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागम का नियम। समानता के नियम का क्या मतलब है, सुन लो। समानता के नियम का मतलब है हम जितना अपने माता पिता से मिलते हैं, हमारा रंग, रूप, आकार, प्रकार, हमारी लंबाई, हमारा एटीट्यूड, हमारी भाषा, हमारे बाल, हमारा स्किन, जो चीजें हमारे माता पिता से मिलती है ना, उन सभी चीजों पर कौन सा नियम लागू होता है? समानता का नियम। जैसे मैं आपको कहता हूं, आपको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है आपके गांव में कि आप फलाने के बेटे हो। कह नहीं देते क्या अनजान लोग भी, यार कह ये बच्चा किसका है, तो कोई पास में खड़ा कि यार लग तो वो बनवारी जी का बेटा रहा है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पहचान लिया गया है आपके हाव भाव से, आपके रंग रूप से, आपके शारीरिक संरचना से। तो जितना आप मिलते हैं, जितना आप अपने माता पिता से मिलते हैं, उस पर तो कौन सा नियम लागू हो गया मेरे बच्चों? समानता का नियम। तो हमने क्या कहा? जितनी समानताएं माता पिता से है, जितनी समानताएं माता पिता से है, उन सभी समानताओं पर कौन सा नियम लागू होगा? समानता का नियम। बताइए। लक्षिता ने कह रहे हैं कि हाँ सर मुझे भी बहुत टोकता है। बताइए क्लियर है क्या? ठीक है ना। दूसरा मैंने क्या बताया बेटा? भिन्नता का नियम। अब एक बात बताओ, आप अगर अपने माता पिता से हो तो क्या बिल्कुल उनके जैसे ही हो क्या? क्या तुम्हारा रंग, रूप, आकार, प्रकार हूबहू अपने माता पिता जैसा है क्या? नहीं बेटा। कुछ चीजें अगर माता पिता जैसी है तो कुछ चीजें माता पिता जैसी नहीं है। जितनी चीजें माता पिता जैसी नहीं है उनके ऊपर कौन सा नियम लागू होगा? भिन्नता का नियम। तो क्या कहेंगे? जो
जो विशेषताएं माता पिता से भिन्न है, जो विशेषताएं माता पिता से भिन्न है। तो इन भिन्न वाली चीजों के ऊपर क्या लगता है बेटा, भिन्नता का नियम लगता है। बताओ समझ तो रहे हो क्या? लेकिन प्यारे विद्यार्थियों दिक्कत कहां आती है, कुछ चीजें तो माता पिता के जैसी है, कुछ चीजें माता पिता के जैसी नहीं है। जो है उन पे तो समानता का नियम, और जो नहीं है उनके जैसी उन पर भिन्नता का नियम। दिक्कत यहां आती है कि माता पिता से बिल्कुल विपरीत, माता पिता से बिल्कुल विपरीत अगर गुण है, बिल्कुल विपरीत अगर गुण है, तो साहब आपके ऊपर कौन सा नियम लागू हो गया? वंशक्रम का, प्रत्यागम का नियम। बोले सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता लंबे हैं और औलाद जो है वह बोनी पैदा होगी, छोटी पैदा होगी। माता पिता छोटे हैं, औलाद लंबी पैदा होगी। माता पिता सांवले हैं, औलाद गोरी होगी। माता पिता गोरे हैं, औलाद सांवली होगी। माता पिता बहुत सद्गुणी हैं, बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन संतान के अंदर दुराचारी गुण विकसित हो गए। तो बताओ गांव वाले नहीं कह देंगे क्या कि यार ये तो बिल्कुल भी इसमें एक लक्षण अपने माता पिता जैसा नहीं, कौन कह दे ये फलाने की औलाद है? यानी जमीन आसमान का अंतर है। तो इसका मतलब अंतर है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो अपने उस माता पिता की संतान है नहीं। ऐसा कह दे तो झूठ पड़ने की संभावनाएं हो सकती है। संतान तो उनकी है, लेकिन भाई साहब नियम लागू हो गया कौन सा? प्रत्यागम का नियम, बिल्कुल विपरीत हो जाना। जब यहां पर चिंता होती है तब गाल्टन का नियम याद आता है। गाल्टन कहता है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि बालक सब कुछ अपने माता पिता से बनता है। बालक सब कुछ अपने माता पिता से नहीं बनता। अगर बालक एक है, गाल्टन क्या कहता है बायोमेट्रिक सिद्धांत में, बायोमेट्रिक सिद्धांत जिसको जैव सांख्यिकी सिद्धांत कहा जाता है, कल पढ़ेंगे अपन, कल पढ़ेंगे बेटा इसको, जैव सांख्यिकी सिद्धांत को। तो जैव सांख्यिकी सिद्धांत में गाल्टन कहते हैं कि अगर बच्चा एक है तो इस एक का 1/2 तो कहां से आया है? माता पिता से। यानी आप अगर एक हो, 100 हो, तो उसका 50% तो केवल कहां से बने हो? माता पिता से। और बच गया जो आधा, उसका 1/4 4 लोगों का है, दादी, दादा, नानी, नाना। इन चारों से मिलकर हम कितना बने हैं? 1/4। बोले सर अभी भी पाइया रह गया। तो ये ध्यान रखना, ये जो पाइया है 1/4 है, ये घटते क्रम में पिछली पीढ़ियों से आता है। कहां से? पिछली पीढ़ियों से आता है, घटते क्रम में पिछली पीढ़ियों से। यानी 7 पीढ़ी पीछे के गुण भी तुम्हारे अंदर दिख सकते हैं। हमने कहा कि मान लो कोई भयंकर गोरे माता पिता हैं, उनके भयंकर सांवला पुत्र पैदा हो गया, वो टेंशन में आ रहे हैं। पता चला कि इनका पड़ सड़ लड़ धड़ नड़ दादा जो था ना, वो भाई साहब भयंकर काला था। तो भाई साहब उसी के गुण आ गए। तो चिंता करने की बात नहीं है। प्रत्यागम का नियम भी वंशक्रम के ही तहत आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितना बालक माता पिता से नहीं मिलता उस पर भिन्नता का नियम, जितना मिलता है उस पर समानता का नियम। बताइए, यहां तक बताइए। तो ये वंशक्रम का नियम आपको समझ में आ गया हो तो बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। हाँ जी, अन्य पीढ़ी के गुण, सही कह रहे हो बेटा, है ना? बताइए, कमेंट करके बताओ जल्दी से। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बहुत शानदार तरीके से कुछ नई चीजें जानने की कोशिश करी है। बाल विकास में विकास को प्रभावित करने वाले घटक आज हमने पढ़ना शुरू किए, जिसमें 2 प्रमुख अन्य घटकों की बात करी। अन्य घटकों में हमने सबसे पहले आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने आज कुछ आपको नई देने की कोशिश करी है। पीयूष ग्रंथि यानी ग्रंथियां जो है, मार्क्सम से प्रश्न आए हैं, वो भी मनोविज्ञान में। मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा, विज्ञान में तो आएंगे ही आएंगे, मनोविज्ञान में आए, इसलिए मैंने आपके सामने 2-4 बातें यहां से बताने की कोशिश करी है बेटा, है ना? यहां से बताने की कोशिश करिए, अच्छे से देखना, अच्छे से नोट्स बनाओ, है ना? अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद में हमने वंशक्रम की बात करी, वंशक्रम की परिभाषाएं देखी, वंशक्रम के नियम देखे। अब जो बच्चे पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक पूरे विश्वास के साथ एक चीज कह रहा हूं बेटा, सुन लेना सभी बच्चे बहुत अच्छे से। जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उतना ही लिखो आप। आपके पास ये पीडीएफ आ जाती है तो उस पीडीएफ से जितना लिखवा दिया मैंने बोर्ड के ऊपर उतना ही लिखो, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एक वर्ड ज्यादा मत लिखो। आपके नोट्स मैं बना रहा हूं बोर्ड के ऊपर, तो सर फिर पूरक कब मानेंगे? पूरक आपको कब मानना है? मैंने आपको पढ़ा दिया। जैसे आज मैंने कहा कि 3 क्लासें बाल विकास पे होगी, तो कल इन 3 क्लासों के एमसीक्यू करवाऊंगा आपको। तो सोचो आपने कल 3 दिन में जो पढ़ा उसका एमसीक्यू भी आपको मिल गया, तो वो आपके पास एक एडिशनल नॉलेज होगी। तो जितने नोट्स प्लस एमसीक्यू, मैं कहता हूं कि मोर देन सफिशिएंट है।
आपकी मेरी अगर सबकी मेहनत के अंदर ईमानदारी रही, सबकी नीयत अगर सही रही, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मां सरस्वती का इतना आशीर्वाद है कि इस 4/6 के बोर्ड से एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। चाहे अधीनस्थ बोर्ड, चाहे आरपीएससी अपना कितना ही पैटर्न बदल ले, वो हमसे आगे नहीं सोच सकती। ध्यान रखना। पर कब? जब आप और हमारी मेहनत में नियमितता हो, आपकी और हमारी मेहनत, हमारी नीयत में एकदम पवित्रता हो, तो याद रखना ईश्वर भी हमारा साथ देगा। बिल्कुल अक्षिता ने एकदम सफिशिएंट है बेटा। बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बहुत शानदार और नई चीजें सीखने की कोशिश करी। बिल्कुल मुकुल चौहान जी, अनीता राठौड़ जी, धांधु राजेंद्र, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हमेशा की तरह शानदार और जानदार क्लास, थैंक यू राजेंद्र जी। सुशीला मांडा, बेस्ट क्लास। दीपक, यस सर यू आर राइट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को आपने बहुत पसंद किया, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। इसी तरीके से सियाह अक्षर एसजीसी के परिवार पर अपना स्नेह और विश्वास बनाए रखें। निश्चित तौर पर आपके हर विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। कल पुनः इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, थैंक यू।